नमस्कार सभी छात्रों को। और आप सभी छात्रों से इस वीडियो के माध्यम से आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि पिछले जून से लेकर के अब तक हमारी क्लास नहीं लग पाई ऑनलाइन, और उसके पीछे कुछ हमारी फैमिली प्रॉब्लम थी। इस वजह से हमको इधर उधर जाना पड़ा और अब हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आज आपकी क्लास एक वीडियो के रूप में आपके सामने होगी, और अगली क्लास जब हमारी होगी तो आपके साथ हम ऑनलाइन होंगे। और अगली क्लास मतलब सैटरडे की क्लास वही 5:40 पर आप लोग ऑनलाइन रहिएगा और हमारी क्लास चलेगी 12th की, ठीक है ना। और इसके लिए बहुत खेद है जो हम बीच की क्लास अटेंड नहीं कर पाए, मजबूरी थी हमारी। लेकिन हम आज से वादा करते हैं कि आपको अगली क्लास रेगुलर रूप में अपने समय पर 5:40 पर ये क्लासें आपकी मिलती रहेंगी, ठीक है ना। तो आज की क्लास आप वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम 12th का बायोलॉजी शुरू करते हैं। हम 12th में आपको पिछले टॉपिक मानव जनन पढ़ा रहे थे। मानव जनन ये हमारा टॉपिक था, ठीक है ना। और मानव जनन में हम उसमें ऐसे कुछ लक्षण की बात किया था जिसमें कि नारी और पुरुष की पहचान करना था। और उसको क्या बोलते हैं, कौन से लक्षण बताए थे आपको, आप लोगों को बताए थे सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म मतलब लैंगिक द्विरूपता। मतलब ऐसे लक्षण जो कि नर और मादा की पहचान कराते हैं, उन लक्षणों को कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। तो हमारा वो हालांकि आज का ये टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक ये हो चुका है मानव जनन से संबंधित जो प्रमुख जननांग हमको पढ़ना था वो था मानव का टेस्टिस। यहाँ से हमारे टॉपिक वहीं खत्म करके हम गए थे टेस्टिस अर्थात वृषण। ये हम बात किए थे आपसे वृषण के बारे में। मानव का ये अनिवार्य, मानव में से खास करके पुरुषों में, यानी हम अगर नर जननांग की बात करें तो यहाँ पर हम पुरुष जननांग की बात कर रहे हैं। तो पुरुष जननांग में से जो प्राथमिक अनिवार्य अंग है वो है टेस्टिस, ठीक है ना। तो ये क्या है, यह है पुरुषों का प्राथमिक और अनिवार्य अंग होते हैं। अनिवार्य माने होना ही चाहिए। अगर किसी पुरुष के टेस्टिस नहीं है तो उसमें पुरुष जैसा विकास हो ही नहीं सकता। प्राथमिक और अनिवार्य अंग हैं टेस्टिस। और आपको मालूम है कि टेस्टिस उदर गुहा के बाहर, है ना, उदर गुहा के बाहर एक थैली में सुरक्षित बंद रहते हैं। और उस थैली का नाम आपको पता है, उस थैली को वृषण कोश कहते हैं। क्या है ये वृषण कोश, मतलब ये वृषण कोश में सुरक्षित बंद होते हैं। वृषण कोश में सुरक्षित बंद होते हैं। बंद होते हैं, वृषण कोश में सुरक्षित बंद होते हैं। आखिर ये उदर गुहा के अंदर होते तो क्या होता, ये हमने पिछली क्लास में जो लाइव क्लास थी हमारी उसमें हम आपको बताए थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जितने टेम्परेचर बॉडी का होता है तो उस टेम्परेचर पर स्पर्म का निर्माण संभव नहीं है। क्योंकि पुरुषों में स्पर्म का जो निर्माण है वो इसी टेस्टिस के अंदर होना है, और टेस्टिस को शरीर के ताप से कम 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम चाहिए। बॉडी टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, और इसको चाहिए कितना 34.5 से लेकर के, या कह लीजिए कि 34 या 34.5, इतने टेम्परेचर पर ही स्पर्म का निर्माण टेस्टिस के अंदर होता है।
ठीक है ना। तो हम ये पुरुष का जो प्राथमिक की जननांग है वो यही है, और बोर्ड के प्रैक्टिकल में कई बार ये स्पॉट के रूप में भी दिया जाता है कि इसको पहचानिए और इसके कमेंट लिखिए, इसके बारे में लिखिए। वो 1 नंबर का स्पॉट बोर्ड परीक्षा में रख दिया जाता है। कई बार टेस्टिस रखा जाता है, कई बार स्तनधारी की ओवरी को रखा जाता है, ठीक है ना। तो अब हम टेस्टिस की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर एक चित्र बना करके आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक चित्र को आप समझेंगे टेस्टिस की संरचना में कैसे बनता है, ये इसको देख लेते हैं। जैसे ये टेस्टिस मान लीजिए है, टेस्टिस के बाहर एक पतला सा स्तर होता है ऐसे, ठीक है। और इसमें से एक और भी स्तर होता है जो कि अंदर की तरफ होता है इस तरह से। अब हम टेस्टिस की ही बात कर रहे हैं, तो ये अनुलंब काट है, आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। ये टेस्टिस का क्या है, अनुलंब काट आपको बताया जा रहा है। ये अब आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा कि देखेंगे इस टेस्टिस के अंदर बहुत सी कुंडलित नलिकाएं ऐसे होती हैं इस तरह से, और ये कुंडलित नलिकाएं जो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये ऐसे होती हैं। चलिए इसमें से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप कुंडलित नलिका आप देख पा रहे हो ऐसे, तो इसमें बहुत सारी कुंडलित नलिकाओं इसके अंदर, मतलब कितनी हो सकती हैं, लगभग 3 से 4 एक चैम्बर में इसके। जैसे ये चैम्बर आप देख रहे हैं ना, इसमें इनकी संख्या जो होती है 1 से 3 से 4 तक हो सकती है। ओके, आप इसको देख लीजिए। ये आपका कुंडलित नली के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो टेस्टिस में सबसे बाहर का जो स्तर होता है इसको कहते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस। याद रखेंगे, ट्यूनिका वैजिनैलिस। प्रत्येक टेस्टिस के बाहर क्या होता है, पतला सा ये स्तर होता है बाहर वाला, इसको ट्यूनिका वैजिनैलिस कहते हैं। और ट्यूनिका वैजिनैलिस के नीचे अब हम इसके बात करते हैं, ये जो येलो वाला पार्ट है ये, तो ये जो आप देख रहे हो दूसरा स्तर, इसकी हम बात कर रहे हैं ये सब। तो ट्यूनिका वैजिनैलिस स्तर के नीचे आप देख रहे हैं कि एक स्तर और है जिसको मैं डैश कर रहा हूं। ये इसको कहते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, इसको तंतुवत संयोजी ऊतक कहते हैं। तो तंतुवत संयोजी ऊतक से बना हुआ दूसरा स्तर है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। याद रखेंगे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया को हिंदी में अगर बात करें तो इसको श्वेत कंचुक कहते हैं, श्वेत कंचुक, ठीक है ना। और इसको यौनिक स्तर कहा जाता है, यौनिक स्तर। तो टेस्टिस के बाहर एक पतला सा स्तर होता है, उस स्तर का नाम है ट्यूनिका वैजिनैलिस। और इस स्तर के नीचे ये जो आपका एक और स्तर है इसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ये क्या करता है, ये तंतुवत संयोजी ऊतक का बना है। इसके कारण अब देखो, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो वृषण के अंदर एक पट के रूप में होता है। देख सकते हैं ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये सेप्टम, ये क्या है, सेप्टम इसको कह सकते हो, सेप्टम। सेप्टम का मतलब पट है और पट का मतलब विभाजक कह सकते हो, विभाजक। तो यहाँ पर जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो अंदर की तरफ धंस करके सेप्टम बनाता है, और सेप्टम के वजह से टेस्टिस के अंदर, वृषण के अंदर
कम से कम 200 से 300 पालियां बन जाती हैं। 200 से 300 पालियां बनती हैं। पालियां समझ रहे हो, चैम्बर। 200 से 300 पालियां ये बन जाती हैं। जैसे एक पाली ये होगी, एक पाली ये हो गई, एक पाली ये हो गई और एक पाली ये हो गई। इस तरह से 200 से 300 पालियां टेस्टिस के अंदर हो जाती हैं। और इसी पाली के अंदर 1 से 4 कह लेते हैं, 1 से 4, कम से कम 1 और अधिकतम 4 सूक्ष्म पतली कुंडलित नलिकाएं होती हैं। आप देख लीजिए ये सब कुंडलित है ना, बहुत ज्यादा। तो प्रत्येक किसके अंदर, पाली के अंदर सूक्ष्म पतली कुंडलित नलिकाएं अंदर इसमें पाई जाती हैं और इन नलिकाओं को कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब। याद रखेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब। सेमनीफेरस ट्यूब को कहते हैं शुक्र नलिकाएं। ओके, वास्तव में ये शुक्र नलिकाएं ही हैं जिनके अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। ये जो सेमनीफेरस आपको बताया ना, सेमनीफेरस ट्यूब, ये भी सेमनीफेरस ट्यूब है और ये भी सेमनीफेरस ट्यूब है, ये भी सेमनीफेरस ट्यूब है। तो सेमनीफेरस ट्यूब जो अंदर है, इसी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। अब क्या होता है, जब ये सेमनीफेरस ट्यूब बाहर की तरफ आती है ना, तो कुछ सीधी हो जाती है इस तरह से। मतलब ये नलिकाएं जो बाहर की तरफ टेस्टिस से आती हैं, इस तरह से ये सीधी हो जाती हैं। यहाँ जब बाहर आएंगे ना, एकदम सीधी हो जाएंगे ऐसे। और जैसे ये सीधी होंगी इस तरह से, इन सीधी नलिकाओं को रेटी टेस्टिस कहते हैं। याद रखेंगे, रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस माने होता है वृषण जालक। क्या होता है, वृषण जालक कहते हैं इसको। ये तो क्या है वृषण जालक, कई बार अक्सर पूछा वृषण जालक क्या होता है। तो आपको बता दें कि जब ये सेमनीफेरस ट्यूब शुक्र नलिकाएं टेस्टिस के स्तर से मध्य भाग से बाहर की तरफ आती हैं, तो ये कुछ सीधी नलिका के रूप में हो जाती हैं। और ये सीधी नलिका का रूप एक जाल जैसा होता है, जिसको वृषण जालक कहते हैं। ठीक है, अब वृषण जालक से एकदम से वृषण जालक से सीधी नलिकाएं ऐसे निकलती हैं। ये वृषण जालक से यूं सीधी नलिकाएं ऐसे निकलती हैं इस तरह से। और ये सारी नलिकाएं जो निकलती हैं ना, इन नलिकाओं को कहते हैं वासा एफरेंसिया। याद रखेंगे, वासा एफरेंसिया इसको कहते हैं। वासा एफरेंसिया का मतलब होता है शुक्र अपवाहक। ठीक है, शुक्र अपवाहक कहते हैं ये। तो ये जो क्या मैंने बताया, वृषण जालक से जो आगे नलिकाएं निकलती हैं वो सीधी हो जाती हैं। और वो जब सीधी नलिकाएं हो जाती हैं, इनको वासा एफरेंसिया कहते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है कि सेमनीफेरस ट्यूब के अंदर जो भी स्पर्म बनते हैं वो वृषण जालक में आते हैं और वृषण जालक से वासा डिफरेंसिया, ये जो वासा एफरेंसिया है, इसमें आ जाते हैं। अब ये जितनी भी वासा एफरेंसिया हैं, ये सब मिलकर के यहाँ पर एक मोटी लंबी नली का निर्माण करते हैं। मोटी लंबी नली का निर्माण करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा इसको, ये सब मिलकर क्या करते हैं, मोटी नली का इस तरह से ये निर्माण करते हैं। ये जो आप नली देख रहे हो अंदर सफेद वाली, ठीक है ना, ये यही नली जा करके बाहर जाती है ये ऐसे। तो ये जो आप देख रहे हो नली, जहां हम डस्ट कर रहे हैं व्हाइट कलर का, सारी वासा एफरेंसिया मिलकर के एक अत्यधिक मोटी 6 मीटर लंबी नली में खुलती है। इस 6 मीटर मोटी नली का नाम है एपिडाडमिस। क्या नाम है, इसको कहते हैं एपिडाडमिस। इसको एपिडाडमिस कहते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो इसको अधिवृषण कहा जाता है। अधिवृषण, एपिडाडमिस। एपिडाडमिस यहाँ पर 3 भाग है, ठीक है ना। ये इसका हेड होता है। क्या होता है, हेड। ये इसकी क्या होती है, बॉडी। एपिडाडमिस की ये बॉडी है
ये आपका हेड है और ये इसका टेल होता है, टेल माने पुच्छ। और ये जो एपिडार्मिस से आगे नली जाएगी ना, एक पतली नली के रूप में, ये नली कहलाएगी वसा डिफरेंशिया। वसा डिफरेंशिया का मतलब, वसा डिफरेंशिया, इसको शुक्रवाहिनी कहते हैं, शुक्रवाहिनी। ये शुक्रवाहिनी बनाएगी और शुक्रवाहिनी आगे जा करके कहाँ मिलेगी, शुक्राशय के पास जा करके खुलेगी। तो यही शुक्रवाहिनी क्या करेगी, अंदर के जो समनिफेरस ट्यूब है, इस समनिफेरस ट्यूब में जो भी स्पर्म बनेंगे वो सारे स्पर्म पहले आ जाएंगे इसमें वृषण जालक में, और वृषण जालक से जो नलिकाएं सीधी निकलती हैं जिनको शुक्र अपवाहक कहते हैं, तो शुक्र अपवाहक में आ जाएंगे और शुक्र अपवाहक जाकर के खुलते हैं एक मोटी सी नली में, और इस मोटी सी नली की लंबाई 6 मीटर होती है और इसका नाम है एपिडार्मिस अधिवृषण। और वृषण का यही वो भाग है एपिडार्मिस जहां पर स्पर्म 1 महीने तक स्टोर हो सकते हैं। मतलब स्पर्म का संग्रह 30 दिन तक इसी एपिडार्मिस में मतलब होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो शुक्राशय होता है उसका नाम है जैसे शुक्राशय, तो कुछ लोग सोचते हैं कि जो शुक्राशय है तो शुक्राशय में स्पर्म का संग्रह होता होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं होता है। शुक्राशय में स्पर्म क्रियाशील होते हैं, गतिशील होते हैं, ना कि शुक्राशय में स्पर्म इकट्ठा होते हैं। स्पर्म इकट्ठा हो सकते हैं एपिडार्मिस के अंदर, और एपिडार्मिस में 30 दिन तक स्पर्म यहाँ स्टोर रहते हैं। अगर 30 दिन तक स्पर्म शरीर के बाहर नहीं निकलते तो फिर वो स्पर्म जो यहाँ स्टोर है एपिडार्मिस में, उनका डाइल्यूशन हो जाएगा, अर्थात वो डाइल्यूट होकर के शरीर के भागों में उसका जो डाइल्यूशन है, जो लिक्विड में बदल जाएंगे, वो शरीर में अवशोषण कर जाएगा। ठीक है ना। तो स्पर्म का संग्रह कोई पूछे कहाँ होता है, तो सीधी बात है, स्पर्म का संग्रह अगर कहीं होता है वो है एपिडार्मिस में। क्लियर। ये हमने पढ़ा है टेस्टिस का अनुलंब काट, किसका, वृषण का अनुलंब काट का चित्र है, वृषण का अनुलंब काट का चित्र, अनुलंब काट का चित्र है वृषण का अनुलंब काट। ये है। ठीक है। एक चीज इसमें आपको और बताना है कि ये जो मैं समनिफेरस ट्यूब की बात कर रहा हूं, समनिफेरस ट्यूब, शुक्र नलिका की बात कर रहा हूं, इस शुक्र नलिका के अंदर यदि हम देखेंगे ना, शुक्र नलिका के अंदर 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। कौन सी सेल, देखते हैं। शुक्र नलिका के अंदर 2 प्रकार की सेल हैं और उस सेल का नाम बता देता हूं। एक सेल जो होती है जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ओके। और दूसरी प्रकार की सेल इसमें होती हैं सर्टोली। ये सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं। जो स्पर्मेटोगोनिया इसके अंदर पाई जाती है समनिफेरस ट्यूब के अंदर, यही स्पर्मेटोगोनिया विभाजन करके स्पर्म का निर्माण करती हैं। और ये जो सर्टोली सेल हैं, स्पर्मेटोगोनिया से बनने वाले स्पर्म यानी शुक्राणुओं का पोषण कौन करेगा, सर्टोली सेल करेंगे। यानी जो भी स्पर्म शरीर में बनेंगे समनिफेरस ट्यूब के अंदर, वो स्पर्म बनाने का काम करेंगे स्पर्मेटोगोनिया, जो कि ये समनिफेरस ट्यूब के अंदर की क्या है, कोशिकाएं हैं। और बने हुए स्पर्म को पोषण प्रदान करने का काम करेंगे सर्टोली सेल। कई बार बोर्ड में आता है सर्टोली सेल के कार्य बताइए।
तो सर्टोली सेल का कार्य है कि सर्टोली सेल स्पर्म का पोषण करती है। क्या करती है? स्पर्म का पोषण करती है। और एक चीज और करती है, सर्टोली सेल एक हार्मोन निकालती हैं जिसका नाम है इनिबिन हार्मोन। ये हार्मोन निकालती हैं इनिबिन हार्मोन। कौन निकालता है? सर्टोली सेल। अब सर्टोली सेल का जो ये हार्मोन इनिबिन है, ये क्या करेगा? स्पर्म बनाने में हेल्प करेगा। मतलब हार्मोन जो होते हैं ना, शरीर के भागों का प्रेरणा स्रोत बनते हैं। प्रेरणा स्रोत माने क्या करते हैं? शरीर के भागों को उत्तेजित करते हैं, उनको उद्दीपित करते हैं, ताकि शरीर के भाग या दूसरी कोशिकाएं अपना कार्य का संपादन कर पाएं। तो इनिबिन हार्मोन क्या करता है? तो स्पर्मेटोगोनिया से जो बनती है एक शुक्राणु पूर्वी, उनको कहते हैं, आगे बताऊंगा। शुक्राणु पूर्वी को शुक्राणुओं में बदलने को प्रेरित करेगा इनिबिन हार्मोन। और जब शुक्राणु अर्थात स्पर्म बन जाएंगे तो उसका पोषण सर्टोली सेल के द्वारा होगा। एक चीज और बता देता हूँ, सेमनीफेरा ट्यूब के बीच बीच में, जहां भी सेमनीफेरा ट्यूब है, जैसे ये सेमनीफेरा ट्यूब है, आगे मैं इसका अनुपृष्ठ काट बताऊंगा, तब अनुपृष्ठ काट में आप अच्छा समझ पाएंगे कि सेमनीफेरा ट्यूब अनुपृष्ठ काट में कैसी दिखती है। और वहां पर जो मैं बोल रहा हूं कोशिका का नाम, सेमनीफेरा ट्यूब के बीच बीच में कुछ और कोशिकाएं होती हैं और उन कोशिकाओं का नाम है लीडिंग सेल। याद रखेंगे, कौन सी सेल? लीडिंग सेल। लीडिंग कोशिकाएं ये सेमनीफेरा ट्यूब के बीच बीच में पाई जाती हैं। लीडिंग सेल कहाँ पाई जाती हैं? लीडिंग सेल पाई जाती हैं सेमनीफेरा ट्यूब के बीच बीच में या उसके बीच के भागों में। करती क्या है ये? लीडिंग सेल का काम है पुरुष विकास हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को स्रावित कराना। टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन है, याद रखेंगे, यही पुरुष विकास हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन माने पुरुष विकास हार्मोन। क्यों पुरुष विकास हार्मोन है? इसी हार्मोन के प्रभाव से बच्चों में जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, तो ये टेस्टोस्टेरोन का स्राव बढ़ता है, तो बच्चों में धीरे धीरे दाढ़ी मूंछ का विकास हो जाता है। उनमें दाढ़ी मूंछ का विकास हो जाएगा, बच्चों की आवाज़ बदलने लगेगी। बच्चों की आवाज़ पहले पतली होती है, फिर धीरे धीरे वो आवाज़ भारी होना शुरू हो जाएगी। बच्चे की पेशियों में कसावट आएगी। बच्चे का स्वभाव आक्रामक होगा, क्योंकि पुरुष का स्वभाव कैसा होता है? आक्रामक। कोमल स्वभाव नारी जैसा नहीं होता पुरुष का। पुरुष का स्वभाव होता है आक्रामक। तो पुरुष के व्यवहार में जो आक्रामकता आती है, उस आक्रामकता को लाने का जिम्मेदार टेस्टोस्टेरोन है। और इसी टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से जनन अंगों के आसपास बालों का विकास होना शुरू हो जाता है ना? और मैथुन की इच्छा जागृत होने लगती है। मतलब विपरीत साथी, विपरीत लिंग की तरफ लड़कों का आकर्षण बढ़ जाता है। किसके कारण? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। और ये हार्मोन निकलता कब है? 10 से 12 साल की अवस्था में निकलने लगता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और फिर 40-50 वर्ष के बाद ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है? याद रखना होगा, लीडिंग कोशिका से निकलता है। और इसका काम क्या है? इससे पुरुषों के उन लक्षणों का विकास होता है जिन लक्षणों को देखकर उसे पुरुष कहा जाता है। अर्थात दाढ़ी मूंछ का विकास, आवाज का भारी होना, व्यवहार का आक्रामक होना। विपरीत लिंग की तरफ अर्थात नारियों की तरफ, फीमेल की तरफ लड़कों का आकर्षण बढ़ जाता है। और किसके कारण? टेस्टोस्टेरोन के कारण। और यही आकर्षण सबके जीवन में होता है। कोई अगर ये कहे कि तुम वहाँ ऐसे क्या कर रहे हो, वैसे क्या कर रहे हो,
तो सब कहने की बात है, कहने वाला भी जब आपकी अवस्था में होता है तो वो भी उसके अंदर भी तो ये निकलता है हार्मोन, और यही हार्मोन उनको भी फीमेल पार्टनर की तरफ आकर्षित करता है, बालिकाओं की तरफ आकर्षण पैदा करता है, नारियों की तरफ आकर्षण पैदा करता है और मैथुन की इच्छा जागृत करता है। मैथुन माने क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स, अर्थात लैंगिक संबंध बनाने के लिए भी प्रेरित करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब आपने देखा होगा कि जब इस हार्मोन के प्रभाव से क्या लक्षण आता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो लक्षण ये आता है कि जब आप प्रातःकाल सोकर उठते हैं तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, इसीलिए सुबह के समय जब आप उठते हैं तो आपका पेनिस कसावट से भरा होता है, अर्थात तनी हुई अवस्था में आपका पेनिस नजर आता है। वो क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल रात में बढ़ा हुआ होता है, और ये खास करके किशोरावस्था से लेकर के कह सकते हो एडल्ट होने तक 45 साल तक धीरे धीरे बढ़ता जाता है। 45 साल के बाद फिर धीरे धीरे ये कम होने लगता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है लीडिंग सेल से, ठीक है ना। और सर्टोली सेल का काम क्या है? सर्टोली सेल का काम है स्पर्म के निर्माण को प्रेरित करना, मतलब स्पर्म के निर्माण होने के बाद उनका पोषण प्रदान करना इनका काम है। और इनिबिन हार्मोन जो सर्टोली सेल से निकलता है, तो इसका क्या कार्य है? ये है स्पर्मेटिड जो होती हैं शुक्राणुपूर्वी, उनको स्पर्म में बदलने को प्रेरित करता। तो हमारा ये जो टॉपिक आज का था वो वृषण की अनुलंब काट का टॉपिक था, और ये टॉपिक हमारा अनुलंब काट पूरा होता है। और अब इसका पढ़ेंगे हम लोग वृषण का अनुप्रस्थ काट, वो अगली क्लास में ऑनलाइन। आप जब मेरे साथ लाइव होंगे तो सैटरडे की क्लास में 5:40 पर आप लोग इस क्लास को पढ़ेंगे, और टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूं, और वो टॉपिक है जो अगली क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं, और उस टॉपिक का नाम है टीएस ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ मैमल टेस्टिस। मैमल का मतलब यहाँ क्या है? स्तनधारी, टीएस ऑफ मैमल टेस्टिस, मैमल टेस्टिस मतलब स्तनधारी के वृषण की अनुप्रस्थ काट, ये है, ये पढ़ेंगे हम लोग अगले। क्या? स्तनधारी के वृषण की अनुप्रस्थ काट, इसको चित्र के साथ समझेंगे और इसके बारे में लिखेंगे भी, ठीक है ना। तो अगली कक्षा में आप लोग इसका इंतजार करिए, और परसों के दिन फिर मिलते हैं लाइव क्लास में, आपके साथ ऑनलाइन होंगे हम, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, खुश रहिए।